साथियों नमस्कार, जनमत हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र कमलकांत। साथियों, हरियाणा में एक और पॉलिटिकल दांवपेच शुरू हो गया है। वो पॉलिटिकल दांवपेच है राज्यसभा की सीट का। आज उसकी नोटिफिकेशन हो गई और अब वहां पर एक सीट का चुनाव होना है। ये सीट दीपेंद्र हुड्डा की वजह से खाली हुई है। दीपेंद्र हुड्डा लोकसभा का मेंबर बनने से पहले राज्यसभा के मेंबर थे और लगभग 2 साल का समय 20 महीने का समय उनका पड़ा था जब वो रिटायर होते। ऐसे में जब ऐसी परिस्थिति बनती है तो उपचुनाव करवाए जाते हैं और ये उपचुनाव की आज नोटिफिकेशन वो जारी हो गई। तो अब सवाल ये है कि कांग्रेस की तरफ से कौन और बीजेपी की तरफ से कौन इस मैदान में उतरेगा। पहले कांग्रेस की बात कर लेते हैं। कांग्रेस की तरफ से ऐसा दिखता है कि कांग्रेस किसी भी कैंडिडेट को मैदान में नहीं उतारना चाहती। वो इस बारे में कोई फाइट नहीं करना चाहती है। उनका कहना है कि हमारे पास 28 कैंडिडेट्स हैं और 28 कैंडिडेट्स के साथ हम सीट जीत नहीं सकते, तो हम कैंडिडेट क्यों खड़ा करें। कैंडिडेट खड़ा करके वो हारे, अपनी फजीहत क्यों करवाएं। लेकिन अगर पूरे अपोजिशन को मिला दिया जाए और पूरी रूलिंग पार्टी को मिला दिया जाए तो दोनों पक्षों की संख्या लगभग बराबर है। ऐसे में ये सवाल उठता है कि कांग्रेस वो प्रयास भी क्यों नहीं करना चाहती कि सबको जोड़ ले, प्रयास तो कर ले। कांग्रेस इसमें इंटरेस्टेड नहीं दिखती। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो सर्वे सर्वा हैं एक तरह से हरियाणा कांग्रेस के, वो इस चीज़ में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं दिखते। ऐसी कोई बात आती है तो वो इस बात का ठीकरा वो जेजेपी के सिर पे फोड़ देते हैं। दुष्यंत चौटाला से कहते हैं तुम अपने 10 आदमी इकट्ठे करके अपना कैंडिडेट खड़ा कर दो, हम समर्थन दे देंगे। अब बड़ी पार्टी तो कांग्रेस है, दुष्यंत जी की जेजेपी वो तो छोटी पार्टी है। दुष्यंत जी कहते हैं आप खड़ा करो, हम आपको समर्थन देंगे, लेकिन भूपेंद्र जी कहते हैं आप खड़ा करो, हम आपको समर्थन देंगे। तो एक तरह से ये राज्यसभा के जो चुनाव हैं इसमें तो कांग्रेस ने हार मान ली है कि हम नहीं जीत सकते, इसलिए इसको दफ़ा करो, कोई कैंडिडेट खड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि पिछले दिनों उन्होंने विनेश फोगाट को खड़ा करने की वो तस्दीक की थी, लेकिन विनेश फोगाट के साथ प्रॉब्लम ये है कि उनकी उम्र ही नहीं हुई है। राज्यसभा में मेंबर बनने के लिए एक पर्टिकुलर उम्र चाहिए होती है, वो उनकी उम्र ही नहीं है। तो वो उम्र नहीं है तो वो बन ही नहीं सकती, वैसे ही रिजेक्ट हो जाएगा उनका कैंडिडेचर। अब दुष्यंत चौटाला की तरफ से साक्षी मलिक का नाम लिया गया है, ऐसी एक खबर मैंने पढ़ी। खैर, दुष्यंत चौटाला की रिकमेंडेशन का कोई बहुत मतलब नहीं है। वो तो अपना लॉस्ट जो ग्राउंड है उसको रीगेन करने की कोशिश कर रहे हैं ऐसे ऐसे नाम फेंक कर, ताकि जो उनका वोट बैंक था जाट समुदाय, वेस्टर्न हरियाणा का जाट समुदाय, वो जो उनसे नाराज़ हो गया है बीजेपी को समर्थन देने के कारण, वो उनके पास वापस आ जाए, जो अभी पॉसिबल नहीं लगता है। तो दुष्यंत चौटाला जी की तो ये पॉलिटिक्स है। और भूपेंद्र हुड्डा जी इस चक्कर में पड़ना नहीं चाहते हैं। वो कहते हैं ठीक है तुम जीत ले जाओ, मेरे पास तो बंदे ही नहीं हैं। अब सवाल ये है कि बीजेपी किसे खड़ा करेगी। अल्टीमेटली जो इसको बीजेपी खड़ा करेगी वो जीत ही जाएगा, जब दूसरी तरफ से कोई कंपटीशन ही नहीं है। तो बीजेपी की तरफ से 2 नाम आ रहे हैं। एक हैं बिट्टू जी जो लुधियाना से चुनाव लड़े थे। उनका नाम मैं आपको 1 मिनट देख के बताता हूँ। रवनीत सिंह बिट्टू हैं, लुधियाना से चुनाव लड़े थे। पहले कांग्रेस में थे, बीजेपी में आ गए थे, लुधियाना से चुनाव हार गए, फिर भी बीजेपी ने केंद्र में उनको मंत्री बना दिया, रवनीत सिंह बिट्टू। अब इसके पीछे बीजेपी की एक स्ट्रेटजी थी। अब आप किसी कैंडिडेट को जो मेंबर नहीं है किसी भी पार्लियामेंट के सदन का, वो आप उसको जब मंत्री बनाते हैं तो वो 6 महीने के लिए आप मंत्री बना सकते हैं। उसके बाद उनको चुनकर आना ही होता है, लोकसभा में या राज्यसभा में। तो राज्यसभा में बीजेपी को उनको लाना ही पड़ेगा। तो बीजेपी चाहती है कि रवनीत बिट्टू को इस सीट से खड़ा किया जाए, क्योंकि ये ज़रूरी है
क्योंकि अदरवाइज़ वो हार जाएंगे और हारने के उनके बहुत नुकसान होंगे बीजेपी को। तो बीजेपी ज़्यादा पॉसिबिलिटी इस चीज़ की है कि रवनीत बिट्टू को राज्यसभा की कैंडिडेट बनाएं और उनको जितवा कर राज्यसभा में ले आएँ 6 साल के लिए, और उसके बाद वो मंत्री बने रहेंगे। दूसरी जो संभावना, जो कैंडिडेट लगता है, वो हैं किरण चौधरी, जो थोड़े दिन पहले ही बीजेपी में शामिल हुई थी। लेकिन किरण चौधरी के पास ये ऑप्शन है कि वो तोशाम से उनको टिकट दिया जा सकता है और वो तोशाम से जीतकर हरियाणा विधानसभा में आ सकती हैं, और निश्चित रूप से अगर वो जीत कर आई तो वहाँ मंत्री बनेंगी ही वो। तो जीत कर मंत्री तब बनेंगी अगर बीजेपी की सरकार बनेगी। अगर बीजेपी की सरकार नहीं बनी तो फिर वो विधायक ही बनकर रह जाएंगे, तो उनके लिए वो पॉसिबिलिटी है। लेकिन ये 2 कैंडिडेट जो हैं, ये मुख्य रूप से इनके नाम चल रहे हैं, किरण चौधरी का और रवनीत सिंह बिट्टू का। रवनीत सिंह बिट्टू को जो एडवांटेज हैं बनाने के, वो मैं आपके साथ चर्चा करता हूँ। एक तो वो केंद्र में मंत्री हैं, उनको लाना मजबूरी है बीजेपी की। दूसरा, बीजेपी हरियाणा में सिख लीडरशिप को उभारना चाहती है, जिससे हरियाणा के सिखों के अंदर, जो लगभग 5-6% के करीब हैं, 4-5% तो जट सिख ही हैं, 4-5, 1% और भी सिख हैं, 1 के आसपास, तो 5-6% सिख पॉपुलेशन है। उस सिख पॉपुलेशन को अपने साथ जोड़ना चाहती है, एक ये कारण है। उसका फ़ायदा होगा विधानसभा के चुनाव में। दूसरा, बीजेपी पंजाब में भी ये मैसेज भेजना चाहती है कि हम सिखों को साथ जोड़ रहे हैं। इसके लिए पिछले दिनों बीजेपी ने काफ़ी सारे ऐसे काम किए थे, काफ़ी सारे सिख लीडर्स को अपनी पार्टी में शामिल किया था। और आपको याद होगा कि बीजेपी जब से सत्ता में आई है नरेंद्र मोदी, तो नरेंद्र मोदी जो है वो सिख समाज के लिए काफ़ी सारे फंक्शंस करते रहे हैं। गुरुओं की जो शताब्दियाँ होती हैं, गुरु गोविंद सिंह की शताब्दी को मनाना, गुरु अर्जन देव की, गुरु नानक देव की 500वीं, 550वीं, 575वीं, ऐसे जो शताब्दियाँ होती हैं, कौन कौन सी मनाई गई हैं ये मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन इस बारे में 3-4 फंक्शन किए गए। और इसके अलावा जो गुरु साहबान के, गुरु गोविंद सिंह के जो 2 साहिबजादे थे, जो बच्चे थे, छोटे थे, उनको दीवार में चुनवा दिया गया था, ये कहकर कि या तो मुसलमान हो जाओ, नहीं तो दीवार में चिनवा देंगे। तो उन्होंने मुसलमान होने से इनकार कर दिया, इसलिए उनको दीवार में चुनवा दिया गया। उस दिन को नरेंद्र मोदी की सरकार ने बाल वीरता दिवस का नाम दिया है। तो अगर देखा जाए तो सिख समाज के जो गुरु हैं, सिखों के जो गुरु हैं, एक्चुअली वो, मैं उनको सिखों का गुरु नहीं कहता हूँ, मैं उनको सिख और हिंदू दोनों का गुरु कहता हूँ, अगर दोनों को डिफ्रेंशिएट आप करना चाहें तो। वैसे तो सिख भी ब्रॉडर हिंदू समाज का हिस्सा ही हैं, क्योंकि सारी फिलॉसफी वही है, सारे अंश वही हैं, कुछ भी अलग नहीं है। तो वो हिंदुओं और सिखों दोनों के गुरु हैं, और उनके जो साहबजादे थे उनको जो चिनवाया गया, उनको बाल वीरता दिवस जो है 25 दिसंबर को रखा गया, उसका नाम ये भी नरेंद्र मोदी ने किया। दरअसल सिखों के प्रति नरेंद्र मोदी का एक विशेष आग्रह है, वैसे तो पूरे संघ परिवार का है। संघ में एक संगठन भी है, राष्ट्रीय सिख संगत, जो सिख समाज के बीच में काम करती है। नरेंद्र मोदी का थोड़ा सा मुझे विशेष आग्रह इसलिए लगता है कि सिखों को उन्होंने समझा है, क्योंकि इमरजेंसी के दौरान नरेंद्र मोदी सिख परिवेश में पंजाब के गांव में ही रहे थे, सरकार से बचकर। इंदिरा गांधी के जो उस समय का जुल्म था, उठा के सब जितने भी विरोधी हैं सबको जेल में डाल दो, उससे हटने के लिए, उससे बाहर रहकर विरोध करने के लिए वो वहाँ रहे थे। तो उन्होंने अच्छे सिख मर्यादाओं, सिख जो परंपराएं हैं, उन सबको अच्छे से समझा है। तो इस वजह से भी वो, और बीजेपी का पंजाब में कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं है, जो प्रभाव था अकाली दल के साथ था। अब वो अकाली दल से हटकर अपना अलग प्रभाव बनाना चाहते हैं। पिछली बार वो अकेले चुनाव लड़े थे, अच्छे खासे वोट आए, सीटें नहीं आई।
तो इसलिए उस प्रभाव को आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो 3 तरह का कम्बिनेशन बनाने की कोशिश वहाँ पर हो रही है। एक कोशिश ये है पंजाबी हिंदू, दूसरी कोशिश ये है मजहबी सिख और दलित जो हैं पूरे पंजाब में। आपको बता दूं सबसे ज़्यादा दलित पंजाब में हैं, 40% के आसपास हैं, और उसमें से काफ़ी जो हैं वो हिंदू दलित हैं, और काफ़ी जो हैं जिन्होंने जो पगड़ी धारण करते हैं, केश रखते हैं, उनको मजहबी सिख कहा जाता है। तो मजहबी सिखों का, पंजाबी हिंदुओं का, मजहबी दलितों और मजहबी दलितों का, और जो राष्ट्रवादी और सनातनी ही अपने आप को मानते हैं सिख, इनका एक कम्बिनेशन खड़ा करने की कोशिश कर रही है। ये एक बहुत बड़ा, अगर ये बनता है कम्बिनेशन तो बहुत बड़ा कम्बिनेशन बनता है, क्योंकि ये इनकी संख्या लगभग 75% के आसपास है। पंजाब में जो उग्रवादी तत्व हैं और वो जिस समाज से ज़्यादा आते हैं वो है जट सिख, और वो जट सिखों की टोटल पॉपुलेशन ही 20% के आसपास है, और उनमें भी चंद लोग ही हैं। सारे जट सिख जो हैं वो उग्रवादी नहीं हैं, उनमें चंद लोगों की पॉपुलेशन है। तो 80% जो हैं उनके विरोधी हैं। उनमें ना तो मजहबी सिख आते हैं, ना दलित सिख आते हैं, और ना ही हिंदू आते हैं, ये तो स्पष्ट ही है। तो साथियों, ये जो बिट्टू जी को राज्यसभा में लाने की जो कोशिश है, उसके पीछे पूरा समीकरण ये है। ये हरियाणा में भी लाभ देगा, पंजाब में भी लाभ देगा, और पूरे नॉर्थ इंडिया में इसका लाभ मिलेगा। जो सिख समाज है वो जम्मू से लेके और दिल्ली तक अच्छी संख्या में बसता है, राजस्थान के कुछ हिस्सों में भी है, तो इसका लाभ पूरी जगह होगा अगर बीजेपी इस प्रयास को जारी रखती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि रणदीप बिट्टू को ही लाया जाएगा। साथियों, अंक कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, बहुत अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए। निवेदन है सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए, बाकी आपकी मर्जी है। नमस्कार। हरियाणा की हर राजनीतिक खबर के विश्लेषण के लिए हमारे चैनल जनमत हरियाणा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।